हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल एंड स्क्रीन से ही क्लियर हो रहा है कि आज की इस क्लास में हम अपने यूनिट 5 के आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मीन्स इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने यूनिट 5 को स्टार्ट किया था, तो एक वीडियो में तो हमारे सारे यूनिट कवर नहीं हो पाया था, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस। तो इसका भी थोड़ा सा हमने टॉपिक कवर कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन को जहाँ पे हम आगे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज टू डेवलप वर्क प्लेस डेमोक्रेसी। मीन्स हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारा जो जॉब प्लेस है, वहाँ पे जो एक डेमोक्रेसी वातावरण है उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसके विकास में हम अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से अपने एफर्ट्स के द्वारा हम अपने वर्क प्लेस पे डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर वीडियो आपको सही लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो, तो वीडियो को लाइक एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे कि जितना पॉसिबल हो पाता है जल्दी करने की कोशिश करूँगी। बट आने वाले टाइम में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब बीकॉम जो है आपका कोर्स है उसके अंदर जितने भी सेमेस्टर है और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सभी 1 बाय 1 आपको प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पे मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले, साथ ही चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्टली देखो, डेवलप कैसे कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस डेमोक्रेसी को। सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। मीन्स जैसे कि अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, मीन्स उसके आर पार दिखाई देता है, तो उससे क्या है, हम किसी भी चीज़ के दोनों साइड के पोर्शन को देख सकते हैं कि हमें इस तरफ से क्या दिखाई दे रहा है, उसके बैक साइड से क्या दिखाई दे रहा है। तो सेम वैसे ही अगर किसी हम फर्म की किसी जॉब प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जब हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने रूल्स को, स्टेटस को, पोजीशन को, मतलब कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड रहता है, जब हम इसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं विदाउट किसी चीज़ को छुपाए हुए, मीन्स अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को, रूल्स को, मीन्स एक कंपनी के अंदर जो भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम एक तरीके से छुपा के नहीं रखते या उसको सीक्रेट ना रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक वर्क प्लेस पे एक डेमोक्रेसी वातावरण के विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कीपिंग पीपल इन्फॉर्म अबाउट हाउ द कंपनी इज़ डूइंग एंड वेयर इट इज़ गोइंग मेक देम मोर एंगेज्ड। कि जैसा कि जो जितने भी पीपल होते हैं या जो भी आदमी जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि इन्फॉर्म चाहते हैं, मतलब उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है या उनका जो वर्क है वो किस तरीके से गोइंग हो रहा है। मीन्स सारे काम इन फ्यूचर आज से लेके आगे तक किस तरीके से बढ़ने वाले, सारे काम किस तरीके से होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन मीटिंग इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा जिसमें हम डिबेट्स लाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू सारे कामों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि डेमोक्रेसी वातावरण में काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट लगाता है या बोल सकते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एन इंटरनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी। इंटरनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी का मतलब है कि किसी भी वर्क प्लेस के अंदर का जो वातावरण है, मीन्स जो हमारा जॉब प्लेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ के अंदर की जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, मीन्स जितने भी मेंबर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच में किस तरह के कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर्मल ज़्यादा बातें की जाती है या इनफॉर्मल की जाती है, ये सारे आइडियाज़ को टॉप लेवल के मैनेजर तक ही रहता है या सारे एम्प्लॉय के बीच में उस चीज़ को एक तरीके से शेयर किया जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन की जो भी पॉइंट है वो सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जिससे क्या है कि एक डेमोक्रेसी वातावरण को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। हेल्प कैसे मिलता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। अब इफेक्टिव बनेगा तो हमारे सारे आइडियाज़, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और जब आपको पता ही है, जब सारी चीज़ें क्लियर हो तो हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे गोल्स को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो इंटरनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है रेड्रेसल या अपील्स मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या किया जाता है कि
किसी भी जॉब प्लेस पे या जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का या बोल सकते हैं हर एक कंपनी का एक अलग रूल रेगुलेशन रहता है कि वो हर काम के लिए अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से मोटिवेट करती है, उनको समझाती है या उनको उनके गलत काम के लिए पनिश किया जाता है। तो देखो कई वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, फर्म कैसी है, वहाँ का काम कैसा है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड किया जाता है। बट हम बात करें डेमोक्रेसी वातावरण में हेल्प कैसे करती है, हेल्प कैसे करेगा। अगर मान लो किसी कंपनी में जहाँ पे डिमोटिवेटेड फायर किया जाता है, मतलब उनको जॉब से हटा दिया जाता है, पनिश कर दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से डर बन जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय के मन में लॉयल्टी और बिलोंगिंग बनने के में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये हेल्प कैसे करता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय को ये बात पता रहता है कि अगर वे अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से वो नहीं मानते या नहीं उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो उनको पनिशमेंट या उनको उनके जॉब से हटाने वाले एक सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, वे अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं और अपने काम को सही तरीके से करते हैं। अब सही तरीके से करेंगे तो वो डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ESOPS। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको देखो किस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि आपको पता है एम्प्लॉय ओनरशिप अर्न हिम एन इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक एम्प्लॉय है जहाँ पे जो ओनरशिप है या बोल सकते हैं जो मालिक है वो इस तरीके का इंटरेस्ट रखता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के अफेयर्स है। इस लाइन का मतलब ये है कि उनका जो सिस्टम है वो कैसा काम कर रही है। वैन एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन इक्विटी मीन्स जब एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं बिल्कुल समानतापूर्वक, मीन्स जिस भी काम में उनको इंटरेस्ट है बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को परफॉर्म करने लग जाते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है वो इमोशनली एक तरीके से अटैच हो जाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जो उनका रिजल्ट है वो एक फर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे एम्प्लॉय एंगेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा उनके रिजल्ट में इंक्रीजमेंट मिलता है या बोल सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डेवलप करती है हमारे डेमोक्रेसी वातावरण को। तो ये क्या करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। हमारे जो भी रूल रेगुलेशन है, ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एनकरेजमेंट लेबर एंड एम्प्लॉय यूनियन। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको पता है हर वर्क प्लेस पे या हर जॉब पे आपको लेबर के यूनियन दिखाई देंगे, मीन्स एक ग्रुप दिखाई देगा। चाहे वो कोई सा भी जॉब प्लेस हो, वहाँ पे क्या हो, जितने भी एम्प्लॉय उनका एक यूनियन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, जिसमें सारे एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ राइट्स रहते हैं, या बोल सकते हैं कि वो जो यूनियन है वो एम्प्लॉय के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वो क्या करेगा, अगर कोई भी मान लो उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से वॉइस उठाने में, या बोल सकते हैं कि एक वर्क प्लेस पे डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, बोल सकते हैं कि उनके एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉय यूनियन जो है उनको इस प्रॉब्लम से निकालने में या उसको फेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो देखो ये सारे पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट कुछ ना कुछ आपको एक तरीके से आइडिया दे रहा है, आपको एक नॉलेज दे रहा है, लेकिन ये सारे जो पॉइंट है आपको क्या करेगा, डेमोक्रेसी वातावरण के एक तरीके से स्ट्रेंथ में या उसके डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोल डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको पता है पोल दिए जाते हैं डिसीजन के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होने वाला है या हमने उसके बारे में अज्यूम किया है, तो हम क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, पोल के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ से या जो भी हमारा जितने भी पर्सन हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं या हमारे जो एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं पोल रख देते हैं कि जिसमें क्या करते हैं हम सभी लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई हम ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है सामने वाला पर्सन आपको बता देगा, या जितने भी एम्प्लॉय है जिस काम से जुड़े हुए वो आपको बता देगा। तो क्या है, ये जो पोल है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। अब जैसे इसमें देख लो, एन ऑर्गेनाइजेशन में आस्क फॉर वोटिंग और पोलिंग फॉर क्रूशियल और रूटीन डिसीजन मेकिंग। जो हमारा डेली रूटीन के जितने भी डिसीजन मेकिंग रहते हैं या जितने भी बोल सकते हैं क्रूशियल एक वातावरण बन जाता है, तो पोल के थ्रू इन सारी को डिस्कस कर लिया जाता है। या इसको आप अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो जैसे कि आप देख लो, मान लो क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, अगर टीचर को कुछ और नया कुछ इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी चेंजेस करना, तो वो क्या कहेगी या क्या बोलेंगे कि आप सबसे पूछेंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं,
तो आपका इसमें क्या सजेशन है या क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है जो, तो उसमें क्या है, जो सारे स्टूडेंट हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो बोलेंगे नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए ठीक है, ओके ये जो भी डिसीजन है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ ही साथ बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक पॉली तो है जिसमें टीचर ने आपसे कुछ पूछा, आपने कुछ सजेशन दिया, आपने कोई प्रॉब्लम बताया, आपने कोई सोल्यूशन बताया। तो ये सारा क्या है, जो पोल है वो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इस एग्जाम्पल को एक वर्क प्लेस से जोड़ दिया जाए, एक जॉब प्लेस से जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे भी क्या है, कंपनी के अंदर या बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पे हम पोल को रख देते हैं जिसमें सारे एम्प्लॉय से हम डिसीजन लेने में उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पोल डिसीजन मेकिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है किसी भी संस्था के अंदर। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनियों में या जहाँ पे भी हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए या अपने एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए टाइम टू टाइम उनके काम के लिए रिवॉर्ड दिए जाते हैं। मीन्स अगर उन्होंने काम को अपने अच्छे तरीके से किया है, काफ़ी ज़्यादा वो लॉयल रहे अपने काम के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको एक तरीके से इनाम दिया जाता है। तो रिवॉर्ड क्या है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ये बोल सकते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है अपने फर्म के अंदर अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करने में, या बोल सकते हैं कि काम को सही तरीके से करने में ये सारे जो रिवॉर्ड है उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा लचीला है। अब लचीले का मतलब क्या है कि मान लो हमारा जो सिचुएशन है वो किस तरीके का है, हम अगर किसी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चेंजेस को लाना चाहते हैं, तो हम कितनी तेज़ी से, कितनी मंदी से या किस तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम एक तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ये बताता है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी जो वर्क प्लेस है शुड बिकम मोर फ्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो सके। फ्री होने का मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई नया आइडिया है, कोई नया हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसको हम जल्दी से एक तरीके से अडॉप्ट कर ले, या बोल सकते हैं कि उसको हम सही बिल्कुल टाइम पे ही उसको हम अपने कंपनी के अंदर या जो भी हमारा वर्क प्लेस है उसके अंदर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, उसके अंदर हम काम करने लग जाए। तो ये क्या है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे वर्किंग आवर को, या बोल सकते हैं कि हमारे एक तरीके से जो भी हमारा काम का एक तौर तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप किसी चेंजेस को तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो चेंजेस क्या है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि इलास्टिसिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक वातावरण के पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक विसल ब्लोवर होता है जो कि एक पर्सन होता है जिसको हम नाम देते हैं विसल ब्लोवर। अब विसल ब्लोवर का नाम क्यों देते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के अंदर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है विसल ब्लोवर, जो कि बैड कंपनी के बिहेवियर को रिपोर्ट करता है, साथ ही साथ पब्लिक में उसे पब्लिश करता है। अब देख लेते हैं कि विसल ब्लोवर है क्या, एक्चुअल में उसकी क्या क्या एक तरीके से नेचर क्या है या उसका जो करेक्टर है वो किस तरीके का है। यहाँ स्क्रीन से आप देख सकते हो कि एक विसल ब्लोवर है जो एक पर्सन है, वो क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है किसी भी कंपनी का, या वो गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकता है, जो कि डिस्क्लोज करता है सारे इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के सामने। और उसके पास काफ़ी ज़्यादा हायर अथॉरिटी रहता है कि अगर कोई भी कंपनी गलत काम करी है, गलत तरीके से काम करी है, तो उसके अगेंस्ट में वो कार्रवाई ले सकता है या किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकता है। और किसी भी कंडीशन में कोई भी करप्शन, कोई भी फ्रॉड एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके का कोई भी अगर किसी भी कंपनी में घटना घटित होती है तो उसके जो अगेंस्ट में जो काम करेगा वो पर्सन कहलाएगा विसल ब्लोवर। तो आपको समझ आ गया होगा जो विसल ब्लोवर है वो क्या करेगा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का काम करेगा, जिसमें वो रिपोर्ट करेगा सारे ही कंपनी के जो बैड बिहेवियर है उन सभी को रिपोर्ट करके पब्लिक के सामने उसको पब्लिश करने का काम करेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि विसल ब्लोवर और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा 9 पॉइंट ही था। उसके बाद जैसे कि आपको समझ आएगा कि विसल ब्लोवर क्या करेगा, इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगर कोई कंपनी सही तरीके से काम करे तो उनको सुविधा भी मिलता है, अगर कोई बैड तरीके से काम करे तो उनके अगेंस्ट में जाके सख्त रवैया भी अपनाया जाता है। तो ये था हमारे विसल ब्लोवर। साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर ले, अगर फिर भी समझ ना आए तो कॉमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को
क्लियर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है सोशियोक्रेसी। जैसे कि आपको नाम को पता है, सोशल चीज़, जैसे कि हमारे समाज से रिलेटेड होगा ये चीज़। जहाँ जहाँ पे भी जैसे सोशल चीज़ या सोशियोक्रेसी में, तो इस तरीके का जो नाम आ जाता है वो रिलेट रहता है हमारे समाज से। उसके अंदर कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे वो डिपेंड करता है मीनिंग पे, वर्ड पे, बट ये चीज़ किससे डिपेंड है, किससे रिलेट है, हमारा समाज से। ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर क्या होगा कि एक सोशल आइडिया दैट वैल्यू इक्वलिटी एंड द राइट ऑफ पीपल टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच दे लाइव एंड वर्क। कि एक सोशल आइडिया है, ये वैल्यू है जिसमें बोल सकते हैं कि जो पर्सन है, जिसका मतलब कि एक आम आदमी का जो पर्सन है वो उसके क्या क्या राइट्स है, उसकी क्या क्या एक समानता होनी चाहिए, ये सारी जो कंडीशन जिसके अंडर आता है उसको हम बोलते हैं सोशियोक्रेसी। उसके बाद क्या है, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, बिजनेस, गवर्नमेंट, लार्ज एंड स्मॉल। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एसोसिएशन के लिए, बिजनेस, गवर्नमेंट, मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो है सोशियोक्रेसी, इसको इंक्लूड किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी का या कोई भी जो फर्म है उसके डेमोक्रेसी का एक ब्रांच, एक वातावरण बन जाता है। देन उसके बाद इसके बारे में और डीपली पढ़ते हैं कि जो ये जो सोशियोक्रेसी है ये शेयर द वैल्यू है विद डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी के साथ में हमारे जो वैल्यू जो शेयर होते हैं हमारे समाज में, एज बोथ एम्फेसाइज ऑन प्रोविजन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। कि समाज में क्या है, सभी पर्सन को किस तरीके से फ्रीडम मिलना चाहिए, उसके क्या प्रोविज़न है, क्या इक्वलिटी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। राइट्स को देखा जाता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। और इसको हम डायनेमिक गवर्नेंस का नाम भी देते हैं। मीन्स इसको हम डायनेमिक गवर्नेंस भी कह सकते हैं। एंड इज़ नॉट जस्ट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू बट गोज डीपर। कि इसको ना सिर्फ हम एक स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं, बल्कि इसको हम एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू को डीपर तरीके से मानते हैं। मीन्स काफ़ी गहराई से लेते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो इसी तरीके से देखोगे इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें आम आदमी के वॉइस हो गए, उनके राइट्स हो गए, या किस तरीके के कंडीशन में किस तरीके के वहाँ पे कदम उठाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर तरह तरह के ब्रांचेस को इंक्लूड किया जाता है जिनके बिल्कुल अलग अलग तरह के डिफरेंट फॉर्म होते हैं इनके आउटलुक में। उसके बाद है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं इसके अंदर। जैसे कि एक है कि इसके अंदर प्रमोट कंपटीशन को करता है, डोमिनेंस इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन एंड इक्वलिटी। मतलब ये जो चीज़ है ये एक तरीके से हमारे कंपटीशन को, अब कंपटीशन किसके बीच में है, कंपटीशन हर एक नॉर्मल पर्सन के बीच में, हर एक फर्म के बीच में है, हर एक ओनर के बीच में। तो ये इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है या बोल सकते हैं उनको बढ़ावा देता है कि चीज़ों को कंपटीशन के थ्रू सही किया जाए। क्योंकि जब कंपटीशन किया जाता है तो हर पर्सन या बोल सकते हैं हर कॉम्पिटिटर ये चाहता है कि वो अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करे। तो ये जो है सोशियोक्रेसी ये एक तरीके से बेस्ड हो जाता है प्रिंसिपल पे, अनलाइक डेमोक्रेसी पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि सोशियोक्रेसी क्या है। देखो यहाँ पे ना बस सोशियोक्रेसी के बारे में आप थोड़ा सा बस जान लो। ये एग्जाम के अगर उससे देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये थोड़ा सा आइडिया देता है कि सोशियोक्रेसी भी किस तरीके से डेमोक्रेसी वातावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये आइडिया ले लिया कि सोशियोक्रेसी क्या है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोक्रेसी आर डिस्कस्ड एज फॉलो। कि यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है इसके थ्रू आप ज़्यादा गहराई से सोशियोक्रेसी को जान सकते हो। सबसे फर्स्ट है कॉन्सेंट। अब जैसे कि देखो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हिंदी में वर्ड को डाल दिया है। इससे क्या होता है कि आप चीज़ों को कैच कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया किसी बात से सहमत होना। अब कौन सहमत होगा, कैसे सहमत होगा, इसको हम समझेंगे, बट यहाँ पे बस मैं इतना बता रही हूँ कि कॉन्सेंट का मतलब होता है कि किसी भी बात से सहमत हो जाना, उसके लिए एग्री हो जाना। अब देन उसके बाद आगे जो पॉइंट है, ऑल डिसीजन मस्ट बी मेड बाय नो ऑब्जेक्शन ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट सच दैट एवरी पार्टिसिपेट इन द। जैसे कि किसी भी फर्म है, कोई भी कंपनी है जहाँ पे तरह तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मीन्स जितने भी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सारे डिसीजन है वो सबके सहमति से ही होना चाहिए। तो ये क्या बताता है, गिविंग कॉन्सेंट डज नॉट मीन, मतलब कि कोई भी जो हमारा एक कॉन्सेंट होना चाहिए, या बोल सकते जिस बात के लिए हम सहमत हो रहे हैं उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके लिए इवन एग्रीमेंट होना चाहिए। लोगों को आपस में सहमत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, या बोल सकते हैं कि आपस में सहमत होकर ही किसी भी काम को
करने के लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। द डिसीजन सिंपली, जो डिसीजन है वो सिंपल होना चाहिए, सभी के साथ में कोलैबोरेट होने वाला होना चाहिए, मीन्स आपस में हम उसको कोलैबोरेट करके उस चीज़ को रख सके या उसको हम समझ सके, डिसीजन ले सके। कंट्रीब्यूट विदाउट फीलिंग इन्फ्लुएंस, कि विदाउट हमारा जो फीलिंग है वो इन्फ्लुएंस ना होते हुए भी हम अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, अपने फीलिंग को वहाँ पे शेयर करें, या बोल सकते हैं जो भी हमारा डिसीजन है, कंडीशन है, उसमें सहमति से ही हमें उस काम को कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो जिसका नाम है कॉन्सेंट। देन जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है सर्कल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सर्कल का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर उन सभी को हम मिला के एक नाम दे, दैट इज सर्कल। ठीक है, तो सर्कल ऑर्गेनाइजेशन में सारे पर्सन आ जाते हैं जो कि उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है सर्कल में सारे जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी लोग हैं, वो सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड होकर ही वो क्या करते हैं, किसी भी काम को कंप्लीट फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो ऑर्गेनाइजेशन में सोशियोक्रेसी के रूप में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो जैसे कि समाज में बहुत सारे लोग मिलके समाज को नाम देते हैं समाज, सेम वैसे अगर इसको हम बिजनेस के रूप में देखें या बिजनेस के तौर पर उसकी बात करें, तो बिजनेस में भी सारे एम्प्लॉय को मिला के वहाँ पे एक समाज इकट्ठा हो जाता है। ये बोल सकते हैं, उसको एक नाम देंगे, दैट इज सोशियोक्रेसी, और उसको हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम को कंप्लीट करने में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने गोल को मिलकर अचीव करते हैं, सारे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, सर्कल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेयर एवरी पार्टिसिपेंट गेट ए चांस टू इनपुट और प्रोड्यूस विदाउट एनी रिजर्वेशन, कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनके बीच में ये उनको एक तरीके से विदाउट रिजर्वेशन ही इनपुट और आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक तरीके से हेल्प मिलता है। ये बोल सकते हैं कि उनको इस तरीके का मौका दिया जाता है। दिस सर्कल डिमेन द नीड ऑफ हायरार्की सच दैट एवरी मेंबर ओपिनियन कॉन्सेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पर्सन वहाँ पर, जितने भी मेंबर, उनके ओपिनियन, उनके कॉन्सेंट सारे इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब बिल्कुल बराबरी महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्वक है या उसको हम ज़्यादा ही महत्व दे रहे हैं, कोई कम है। देखो जैसे समाज में सारे पर्सन इक्वल है, क्योंकि सब लोगों को मिला के ही समाज बना। सेम वैसे अगर वर्क प्लेस पे कोई भी एम्प्लॉय छोटा बड़ा नहीं है। देखो जो जो उनका पोजीशन है वो चीज़ अलग है कि हाँ कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडिल लेवल पे है, बट ऐसा उसको समाज की तरह यूज़ वर्ड उसको हम डिस्कस करें या बोल सकते हैं कि अगर हम उसको एक नाम दें सोशियोक्रेसी, तो उसमें वो सारे पर्सन इक्वल माने जाते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जो सर्कल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशियोक्रेसी का एक पार्ट बन जाता है। देन है इंटरलिंक्ड सर्कल। जितने भी सर्कल है उनका आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, सारे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, या जितने भी जो सर्कल उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं उसमें से किसी को इलेक्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब कि हायर लेवल से टॉप लेवल पे, या सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टॉप लेवल से बिल्कुल लोअर पे और लोअर से बिल्कुल टॉप लेवल पे, मतलब जिस तरीके से भी हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं, या आपस में जो सर्कल है ये इंटरलिंक होकर इंटरकनेक्टेड होकर सारे काम को कंप्लीट करते हैं। और देन उसके बाद आगे जो पॉइंट है, व्हेन एट द सेम टाइम मेंबर फ्रॉम द हायर ग्रुप इज सेंट टू द सबॉर्डिनेट ग्रुप टू फैसिलिटीज टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे कि एक हायर ग्रुप है जिसमें क्या करेंगे, जो सुबॉर्डिनेट को कोई भी सेंड करना है, इन्फॉर्मेशन हो, आइडियाज़ हो, ओपिनियन कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, जो हमारा एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो ये क्या करेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को फ्लो के रूप में उसके आगे प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या बताता है कि इंटरलिंक्ड सर्कल होता है, आपस में इनका इंटरकनेक्शन रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क बाय कॉन्सेंट। Individuals are selected for the roles only after open discussion result in a clear choice with no objection। मीन्स जितने भी इंडिविजुअली सेलेक्ट किए जाएंगे रोल्स के लिए आफ्टर डिस्कशन, मतलब डिस्कशन होने के बाद जब उनके रोल को डिस्कस करके फिक्स कर लिया जाएगा कि कौन सेलेक्ट होगा किस रोल के लिए, तो वहाँ पर क्या है हमारे जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे विदाउट, साथ में बिना किसी ऑब्जेक्शन के, मतलब बिना किसी असहमति के, सारे लोग सहमति के साथ मीन्स कॉन्सेंट के साथ में सारे डिवीज़न को आपस में सहमति के साथ
साथ में उसको डिवाइड करेंगे, बांट लेंगे। द मेंबर ऑफ ईच सर्कल देमसेल्फ डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट फुलफिल टू कैरी आउट स्पेसिफाइड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि वहाँ पर जितने भी ईच मेंबर है, मतलब हर एक मेंबर को डिफाइन कर दिया जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनके क्वालिफिकेशन को। तो ये क्या है, ये जब किसी के दायित्व को, उसके क्वालिफिकेशन को अगर डिफाइन कर लिया जाता है, सेलेक्ट करके मतलब फिक्स कर लिया जाता है, तो वो क्या है, हमारे जो ड्यूटीज़ है, मतलब जो भी हमारा काम होगा, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, वो सारी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हमारे डिस्कशन काफ़ी ओपन हो जाएंगे, जो जितने भी कैंडिडेट है उनको फाइनल मतलब बिना किसी ऑब्जेक्शन को उनको चॉइस कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क बाय कॉन्सेंट है, कि सहमति के साथ में वर्क का डिवीजन होना। तो ये सारे क्या हेल्प करेंगे एक वर्क प्लेस पे, या बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के वातावरण में सोशियोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एक सोशियोक्रेसी के लिए। उसके बाद है कि सोशियोक्रेसी एंड द वर्क प्लेस। सोशियोक्रेसी एंड वर्क प्लेस का आपस में इस तरीके से कनेक्शन रहता है कि इसमें हम ये जानते हैं कि अपने वर्क प्लेस पे जो एक समाजतंत्र है, मीन्स सोशियोक्रेसी है, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ की जो भी कंडीशन है उसको हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सस्टेन करते हुए अपने एम्प्लॉय के एक तरीके से स्किल में किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसको हम कहते हैं सोशियोक्रेसी एंड द वर्क प्लेस। कि आपस में इनका किस तरीके से कनेक्शन रहता है, वहाँ के जो भी कंडीशन है इसको आपस में किस तरीके से रिलेट किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। मीन्स हमारा जो संचार है, कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, ओपिनियन को, मतलब फीलिंग को, जो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन। और हम अपने कम्युनिकेशन को फ्री फ्लो कैसे कर सकते हैं, मीन्स उसका जो फ्लो है, जाने की जो एक गति है, या बोल सकते हैं कि हम किस तरीके से उसको शेयर कर रहे हैं, वो जो फ्लो जाता है बातों का, या जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो फ्री जाना चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि बिना किसी रुकावट के जाना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एक तरीके से बैरियर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सोशियोक्रेसी एंड वर्क प्लेस के काफ़ी अच्छे बेनिफिट में। कैसे हेल्प करता है, अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिना किसी रुकावट के रहेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के रहेगा, तो जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सारी बातें बिल्कुल क्लियर रहती है, वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अगर ये बाई चांस क्रिएट भी होता है तो उसको बातचीत के द्वारा कम्युनिकेशन को सही तरीके से करके आपस में जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा जो कम्युनिकेशन है अगर वो फ्री फ्लो है तो वो सोशियोक्रेसी एंड वर्क प्लेस के पॉजिटिव या उसको इफेक्टिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिसीजन इन कैलकुलेट रेशनल डिसीजन मेकिंग अमंग एम्प्लॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन सेल्फ गवर्नेंस। जैसे कि आपको पता है एक वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोगों के तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उनके डिसीज़न रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जब हम विकेंद्रीकरण करते हैं, मीन्स इसका जब हम डिवीज़न कर देते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा, वो कौन से डिसीजन ले सकते हैं, या उसको हम अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से एक्शन को ले सकता है, उसके पास कौन कौन से राइट्स है। तो जब हम इन चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर हम अब डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं चीज़ों को, या सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है विच कैन इनहेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द फियर ऑफ इल रिपोर्टिंग, कि हम अपने इल रिपोर्टिंग को, कि हमारा जो रिपोर्ट है वो ख़राब ना हो, उस डर को कम करके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये हमारे वर्क प्लेस पे एक सोशियोक्रेसी के में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, ये सारे पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ऑटोनॉमी। इस लाइन का मतलब है, अगर अब इसको हम हिंदी में देखें तो जैसे खुद का अधिकार, स्वतः अधिकार। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी इन कंडिक्शन एंड एक्सप्रेशन इन कोर टू सोशियोक्रेसी,
कि अगर किसी भी कंडीशन में या कंडक्शन में, एक्सप्रेशन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसमें लचीला रहता है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? लचीला का मतलब है कि वहाँ पर हम जब चाहे जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स कोई भी वहाँ पर रुकावट ना हो, जिस तरह के एक अधिकार को हम देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपने जो एक अथॉरिटी का जो एक फ्लो जाता है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इन्हेंस करेगा चीज़ों को, एक वर्क प्लेस पे जो सर्कल है उसको इंटीग्रेट करेगा, इन्वॉल्व करेगा लोगों को हर एक काम को करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड हायरार्की। इसका मतलब है कि लीडरशिप एंड हायरार्की इन्फ्लुएंस फ्री कॉन्सेंट एंड ओपिनियन ऑफ वर्कफोर्स। जैसा कि आपको पता है लीडरशिप के अंदर और हायरार्की के अंदर ये चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि फ्री कॉन्सेंट हो सके, कि लोगों की जो सहमति है वो फ्रीली हो सके, उनकी जो ओपिनियन है वो वर्कफोर्स पे इस तरीके से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सोशियोक्रेसी अलाउ एवरीवन टू बी हियर्ड एंड कंसीडर्ड। लेकिन जो सोशियोक्रेसी है वो ऐसा मानती है कि हर एक पर्सन को ये अधिकार मिलना चाहिए कंसीडर करने का, हियर करने का, या बोल सकते हैं उनके हर मतलब जितने पर्सन जुड़े हुए सभी की सहमति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस लीडरशिप हैज़ नो प्लेस इन सोशियोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप के अंदर इस चीज़ को ना मंजूरी दी जाती है कि ये ऐसा माना जाता है कि सोशियोक्रेटिक का यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है हायरार्की को। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, जिसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी इन मेजर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन डाटा एंड स्टेटस विल रिजल्ट इन इल इफेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो इसके बाद इसमें ऐसा कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन हो गए, डाटा हो गए, हमारा जो भी रिजल्ट है वो इल इफेक्ट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मीन्स हमने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही बिना किसी प्रॉब्लम के होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे इल का मतलब हो जाता है बीमारी, तो वैसे ही जो हमारा डिसीजन उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी अफेक्ट नहीं आना चाहिए जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को गलत तरीके से अफेक्ट करता है। टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन सर्कल्स एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी कनेक्टेड थ्रू सम इन हाउस इंटरनेट फैसिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मेजर इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड अपडेट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और हमें ये मेक श्योर होना है कि हमने जो भी इन्फॉर्म किया डिसीजन को लेके या अपने मैनेजमेंट के लेवल को लेके, वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमारे सारे इन्फॉर्मेशन में, न्यूज़ में। मतलब जो भी चीज़ हम अपडेट करें, न्यूज़ करें, जो भी चीज़ हम शेयर करें, या बोल सकते हैं कि हमसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सभी के देखने वाला होना चाहिए, सभी उसको सोच सके, देख सके, समझ सके। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी हम सीक्रेट टाइप में कुछ भी चीज़ें रख रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे हेल्प करेगा सोशियोक्रेसी में? मतलब कि जब ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो सब चीज़ लोगों के बीच में ओपन रहेगा, सारी चीज़ें ओपन रहेगा, तो वहाँ पे जो है आपस में देख सकते हो कि वहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे तो उनके बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न आ जाता है तो उसे तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, या बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों को तुरंत ही सुलझाया जा सकता है। तो ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे मतलब ये पॉइंट ख़त्म हो गया और हमारा जो टॉपिक था ये भी हमारा कवर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लेक्सी टाइम। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। तो यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, या जैसे भी आपको सुटेबल आप मुझसे पूछ सकते हो, या अगर आप चाहो तो वीडियो को रिपीट करके देख के थोड़ा सा आइडिया लगा के चीज़ों को समझ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगे, वीडियो का अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को।